गुड मॉर्निंग। चैप्टर 5 चल रहा था, देखो सॉइल रिएक्शन, मृदा अभिक्रिया। ठीक है, मृदा अभिक्रिया की बात कर रहे थे। देखो मृदा की अम्लीयता या क्षारीयता किस प्रकार उत्पन्न होगी कि यदि मृदा विलयन में अम्ल उत्पादक कारक या भस्म उत्पादक कारक, ठीक है, मान लीजिए मृदा है और उसमें यदि कार्बनिक अकार्बनिक अम्लों की अधिकता हो जाए, तो चाहे कार्बनिक हो या अकार्बनिक अम्ल हो, क्या प्रदान करेंगे वो H+ आयन। और यदि H+ आयन की अधिकता होगी तो pH मान में कमी होगी, यानी कौन सी प्रकृति अधिक हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति। फिर बात की थी सेकंड कारक की, भस्म उत्पादक कारक। तो मृदा निर्माण की बात करते हैं, तो मृदा निर्माण में मृदा विनिमय धनायन विनिमय की प्रक्रिया पड़ी थी 4th चैप्टर में। तो मृदा कोलाइड विनाशित है, उसके चारों ओर कौन है, अधिशोषित है, धनायन। ठीक है, और जो भी धनायन है, जैसे मान लो कैल्शियम आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, ये सब कौन सी प्रकृति के हैं, भास्मिक प्रकृति के, यानी इनकी प्रकृति कौन सी है, क्षारीय प्रकृति। यदि मृदा में इन भस्म आयनों की संख्या अधिक हो जाए, ठीक है भाई, एक धनायन दूसरे धनायन को प्रतिस्थापित कर सकता है, तो कहीं ना कहीं धनायनों की अधिकता होगी, जिसके कारण मृदा की प्रकृति कौन सी हो जाएगी, क्षारीय भास्मिक प्रकृति। ठीक है, फिर आगे बात करें देखो सिंचाई जल की। तो जो फसलों को इनको जो जल उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो सिंचाई जल है, ठीक है, उसमें भी विभिन्न प्रकार के लवण होंगे। मान लो KCl भी होगा, NaCl भी होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होगा। तो ये सब किसको कह देंगे, K+, Na+, Ca+, यानी कौन से आयन ने दिए वापिस, भास्मिक आयन, यानी कौन सी प्रकृति को बढ़ा रहे हैं, क्षारीय प्रकृति। ठीक है, तो दिया हुआ देखो कि सिंचाई जल में भी विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं, जिनके धनायन जो भी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो भी धनायन है, ठीक है, वो मृदा कोलाइड पर क्या हो जाएंगे, अधिशोषित। क्योंकि मृदा कोलाइड कैसा है, ऋणावेशित है, तो उसके ऊपर कौन अधिशोषित होगा, धनायन, चाहे पोटेशियम हो, सोडियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो। ठीक है, तो सिंचाई जल में विभिन्न प्रकार के लवण है, जब इनसे सिंचाई की जाएगी तो जो सिंचाई जल के लवण के धनायन है वो मृदा कोलाइड के ऊपर क्या हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे, और क्या उत्पन्न कर देंगे, क्षारीयता, मृदा की क्षारीयता को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। फिर दिया हुआ देखो शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में, यानी जहाँ वर्षा की मात्रा कम, तो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, वहाँ क्षार लीचिंग, वहाँ क्षार लीचिंग यानी बहना। ठीक है, लीचिंग का क्या अर्थ लेते हैं, बहना। भाई मृदा प्रोफाइल पढ़ी होगी 1st चैप्टर में, तो वहाँ देखो मृदा प्रोफाइल में जो मृदा की अनुप्रस्थ काटते उसमें अनेक परतें होती है, O, A, B, C, नीचे आर्द्र क्या चट्टानें। ठीक है, तो देखो जब वर्षा होगी, ठीक है, तो देखो ये जो ऊपरी परत में जो लवण है या जो धनायन है वो कहाँ चले जाएंगे, निचली परत में, इस परत में कहाँ चले जाएंगे, निचली परत में। तो एक परत से जो आयन है उनका कहाँ जाना, दूसरी परत में। ये प्रक्रिया क्या है, लीचिंग यानी बहना। तो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में वर्षा बहुत कम होती है, वहाँ क्षार, जो भी क्षारीय आयन है मृदा कोलाइड के ऊपर, वो लीचिंग के द्वारा यानी बहकर कहाँ चले जाते हैं, नीचे की परतों में। ठीक है, तो लीचिंग के द्वारा नष्ट नहीं होते, बल्कि कहाँ हो जाते हैं, वहीं पर एकत्रित हो जाते हैं। जहाँ पर भी बह एक परत से लेकर कहाँ गए, दूसरी परत में, तो वहाँ क्या हो जाएंगे, कोलाइड के ऊपर एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पर एकत्रित होने लगते हैं, जिसके कारण मृदा का pH क्या होता है, अधिक होता है। अब जिस भाग में, जिस संस्तर में, चाहे O है, A है, B है या C है, इनकी भी अलग अलग पाई जाएंगी, O1, O2, A1, A2, ठीक है, B1, B2 अलग अलग संस्तर। तो लीचिंग के द्वारा क्षार एक परत से कहाँ चले गए, दूसरे परत में या दूसरे संस्तर में, लेकिन वहाँ नष्ट नहीं होते, किसके ऊपर अधिशोषित हो जाएंगे, वापिस मृदा कोलाइड के ऊपर, क्योंकि प्रकृति कैसी है, धनायनिक प्रकृति, तो विनायन के ऊपर अधिशोषित हो जाएंगी। और जिस परत में अधिशोषित हो रहे हैं वहाँ क्षारीय आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी pH मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर बात करेंगे तो मृदा pH को प्रभावित करने वाले कारक। देखो मृदा pH को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा pH को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, मृदा की pH को प्रभावित करने वाले कारक यानी pH को कम
मृदा पीएच अनेक कारकों से प्रभावित होती है। फर्स्ट दिया हुआ है देखो पैतृक पदार्थ, और देखो मृदा के लिए पैतृक पदार्थ किसको माना जाता है? चट्टानों को, रोक को। मृदा के लिए पैतृक पदार्थ किसको मानते हैं? चट्टानों को, क्योंकि मृदा की उत्पत्ति किससे होती है? चट्टानों से। फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा देखो मृदा प्रोफाइल, ठीक है, मृदा परिच्छेदिका, अनेक परतें ओ ए अभिवादन की बी सी और आर। तो जो सबसे निचली परत है ठोस परत, ये क्या है? रोक, चट्टानें हैं। जब इन चट्टानों का, चाहे आग्नेय चट्टानें हों, अवसादी चट्टानें हों या रूपांतरित चट्टानें हों, जब इन चट्टानों का अपक्षय होगा यानी चट्टानों का विघटन होगा, टूटेगी, तो किसका निर्माण होगा? फिर मृदा का, ठीक है। तो मृदा का पैतृक पदार्थ कौन है? चट्टानें। अब चट्टानों में कौन सी आयनों की अधिकता है, ठीक है, उसी से मृदा का पीएच क्या होगा? प्रभावित होगा। तो दिया हुआ है देखो पैतृक पदार्थ में क्षारीय चट्टानों से, ठीक है, इसकी बात की मृदा के पैतृक पदार्थ कौन है? चट्टानें। यदि चट्टान की प्रकृति क्षारीय है तो उससे जो मृदा निर्मित होगी उसकी प्रकृति भी कैसी होगी? क्षारीय होगी। और यदि चट्टान की प्रकृति अम्लीय है तो उस चट्टान से जो मृदा निर्मित होगी उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। तो दिया हुआ है देखो क्षारीय चट्टानों से निर्मित मृदाओं का पीएच अम्लीय चट्टानों से बनी मृदा की अपेक्षा अधिक होता है, यानी क्षारीय चट्टानों से क्षारीय मृदा का निर्माण होगा, पीएच बढ़ेगा, ठीक है, और अम्लीय चट्टानों से किसका निर्माण होगा? अम्लीय मृदा का, यानी पीएच मान में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, ठीक है। अगला कारण दे रखा है देखो प्रभावित करने वाला कारक अवक्षेपण। सेकंड कारक की बात करें देखो अवक्षेपण, अवक्षेप के रूप में, ठीक है। तो दिया हुआ है देखो वर्षा के जल से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम निक्षालित होते हैं। निक्षालित यानी निक्षालन का अर्थ किससे का हुआ है? लीचिंग से, ठीक है। लीचिंग या निक्षालन क्या है? एक ही प्रक्रिया है, लीचिंग या निक्षालन यानी बहना, ठीक है। तो वर्षा के जल से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम निक्षालित हो जाते हैं तथा इनके स्थान पर, ठीक है, जो भी अन्य तत्व आते हैं या आयन आते हैं, ठीक है, ठीक है। वर्षा के जल से जो क्षारीय तत्व है जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या और भी कोई आयन है जो बाष्पीय है, ठीक है, तो वर्षा के जल से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम निक्षालित हो जाते हैं। निक्षालित यानी बहना, ठीक है, निक्षालित हो जाते तथा इनके स्थान पर अम्लीय तत्व जैसे एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, आयरन, ठीक है, मैग्नीज, ये आ जाएंगे। तो जो वर्षा के जल के द्वारा जो क्षारीयता थी, क्षारीय तत्व थे वो तो क्या हो गए? निक्षालित हो गए लीचिंग के द्वारा, निक्षालन के द्वारा। उनकी जगह कौन से आयन आ गए? अम्लीय आयन। अब मृदा की अम्लीय गुण बढ़ेगा यानी पीएच के मान में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो वही दिया हुआ है देखो क्षारीय तत्वों के स्थान पर कौन आ जाते हैं? अम्लीय तत्व दे रखे हैं, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, मैग्नीज आ जाते हैं, जिससे मृदा का पीएच क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है कार्बनिक पदार्थों का विघटन। जो भी जीवांश पदार्थ है उनमें कार्बनिक पदार्थों का विघटन, ठीक है। तो देखो कार्बनिक पदार्थों के विघटन से कार्बनिक अम्ल CO2 तथा जल का उत्पादन होता है। देखा जाता है कार्बनिक अम्ल CO2 प्लस H2O, इसका निर्माण करेंगे H2CO3, कार्बनिक अम्ल कहते हैं या कार्बनिक अम्ल कहें, ठीक है। तो यदि कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन होगा, ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थ तो किसको उत्पन्न करेंगे? CO2 को, जल को, साथ में किसका निर्माण करेंगे? कार्बनिक अम्ल का, ठीक है। और यदि अम्ल का निर्माण हो रहा है यानी पीएच के मान में क्या हो सकती है? कमी हो सकती है, क्योंकि ये H+ आयन है, CO2 और जल उत्पन्न हो रहा है, तो ये दोनों मिलकर वापस किसका निर्माण कर सकते हैं? कार्बनिक अम्ल का कर सकते हैं। तो दिया हुआ है देखो कार्बनिक पदार्थों के विघटन से कार्बनिक अम्ल CO2 H2O का उत्पादन होता है, ठीक है। ये कार्बनिक अम्ल कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से क्रिया करके, ठीक है, कैल्शियम CaCO3, ठीक है, मैग्नीशियम MgCO3, तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट हैं उनके साथ क्या कर लेंगे? क्रिया कर लेंगे। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से क्रिया करके उनके बाइकार्बोनेट बना देते हैं। CaCO3 के साथ क्या करेगा? क्या बना देगा? CaHCO, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट हैं उनके साथ ये कार्बनिक अम्ल क्रिया करके भाई क्या देगा? H+, ये H+ किससे क्रिया करेगा? कार्बोनेटों से, और
कार्बोनेट में, ठीक है। तो कार्बनिक अम्ल है, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम जो क्षारीय आयन है उनके जो कार्बोनेट है उनसे क्रिया करेगा और उनको किसमें चेंज कर देगा, बाइकार्बोनेट में चेंज कर देगा, ठीक है। जो जल में गीले होने के कारण क्या हो जाते हैं, निक्षालित हो जाते हैं। जो जल में गीले होने के कारण क्या हो जाएंगे, निक्षालित हो जाएंगे और क्या उत्पन्न हो जाएगी, अम्लता उत्पन्न हो जाएगी, यानी पीएच मान वापस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसके कारण, इस कार्बनिक अम्ल CO2H2O के कारण, ठीक है। तो पहला पड़ा था पेट्रक पदार्थ। पेट्रक पदार्थ क्या थे, चट्टानी। तो यदि अम्लीय चट्टान है तो अम्लीय मृदा का निर्माण होगा, क्षारीय चट्टान है तो क्षारीय मृदा का निर्माण होगा। फिर बात की अवक्षेपण की, तो वर्षा के जल के द्वारा जो क्षारीय तत्व हैं उनका क्या होगा, निक्षालन होगा, ठीक है, बहेंगे। उनकी जगह कौन से आयन आ जाएंगे, अम्लीय आयन, ठीक है। OH- है, सॉरी H+ है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, मैग्नीज है, जिसके कारण अम्लीयता में वृद्धि होगी, यानी पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर बात की कार्बनिक पदार्थों का विघटन। जब कार्बनिक पदार्थों का विघटन करेंगे तो किसका निर्माण होगा, कार्बनिक अम्ल का, साथ में CO2H2O का भी निर्माण होगा इस कार्बनिक अम्ल के द्वारा, ठीक है। जो क्षारीय आयनों के कार्बोनेट है वो किसमें चेंज हो जाएंगे, बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट का निक्षालन होगा, ठीक है, जिसके कारण H+ आयन की दिक्कत होगी और मृदा कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात करें तो 3 कारकों की। फिर चौथा कारक दिया है, देखो मूल वनस्पति। जंगली वनस्पतियों के अंतर्गत निर्मित मृदा घासों पर निर्मित मृदा की अपेक्षा अधिक अम्लीय होती है। कोई भी मृदा है, ठीक है, उस मृदा पर यदि जंगली वनस्पतियां, जो भी जंगली घास वगैरह है, ठीक है, जंगली पेड़ पौधे हैं, तो यदि किसी मृदा पर जंगली वनस्पतियां आ रही होंगे, ठीक है, तो जंगली वनस्पतियों के अंतर्गत निर्मित मृदा घासों पर, तो किसी भी मृदा पर यदि जंगली घास या कोई भी अन्य जंगली वनस्पतियां हैं, यदि वो उग जाए, ठीक है, उनका उत्पादन हो, तो मृदा की जो अम्लीयता है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। सामान्य मृदा थी, उस मृदा की पीएच की बात करें और जो जंगली वनस्पति वाली मृदा होगी, यानी उसी मृदा के एक भाग पर जंगली वनस्पतियों को उगा दिया जाए या अपने आप उग जाए, जंगली घास या जो भी जंगली पेड़ पौधे हैं, तो उसका पीएच मान कम होगा, यानी उसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो वनस्पति है, जंगली वनस्पति, उनके द्वारा भी अम्लीयता में क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है, मृदा के पीएच मान को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर दिया हुआ है फसल की प्रकृति। फसल की प्रकृति, ठीक है, तो घास वाली फसलें मृदा पीएच को प्रभावित नहीं करती, ठीक है। जंगली घास या जंगली वनस्पति की बात नहीं कर रहे, सामान्य घास की बात करें तो घास वाली फसलें मृदा पीएच को प्रभावित नहीं करती, जबकि दलहनी फसलें, ठीक है, जो भी दलहनी फसलों के कुल में आएगी, दलहनी फसलें पीएच को कम करने में सक्षम है, पीएच को क्या कर देगी, कम कर देगी, ठीक है। पीएच कम हो रहा है यानी अम्लीयता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो देखो जितने भी 5 कारक पड़े सब अम्लीयता में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। भाई अम्लीय चट्टानी थी, अम्लीय पेट्रक पदार्थ है तो अम्लीय मृदा, अवक्षेपण के द्वारा क्षारीय पदार्थों का निक्षालन हो गया, अम्लीय पदार्थों की उत्पत्ति हो जाएगी। कार्बनिक पदार्थों के विघटन से कार्बनिक अम्ल का इनका निर्माण हो रहा है, वो अम्लीयता में वृद्धि करेगा। मूल वनस्पति है, जो कि जंगली घास या जंगली वनस्पति है, वो भी सामान्य मृदा की तुलना में क्या है, अधिक अम्लीय है। फिर फसल की प्रकृति की बात करें तो जो दलहनी फसलें हैं वो पीएच मान में क्या कर देगी, कमी कर देगी, यानी मृदा के अम्लीयता के गुण को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। फिर बात करें छठा दे रखा है, देखो मृदा की गहराई। तो देखो मृदा की परतों की बात करें तो 2 प्रकार की परतें, एक तो पृष्ठ मृदा, ठीक है, और एक अवमृदा, ठीक है। 0 से 15 सेंटीमीटर ऊपर की जो मृदा है, ऊपर की जो सतह है, जो उपजाऊ सतह होती है, ठीक है, वो तो कौन सी है, पृष्ठ मृदा। इसके नीचे की जो मृदा है वो कौन सी है, अवमृदा, ठीक है। तो देखो मृदा की गहराई क्या हो, तो शुष्क क्षेत्रों के अतिरिक्त मृदा अम्लता मृदा की गहराई के साथ साथ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है।
शुष्क क्षेत्रों के अतिरिक्त, यानी जहाँ वर्षा कम है, ठीक है, नमी की कमी है, तो शुष्क क्षेत्रों के अतिरिक्त मृदा अम्लीयता मृदा की गहराई के साथ साथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि यहाँ ह्यूमस की मात्रा भी क्या होती है, बढ़ती है। ह्यूमस यानी कार्बनिक पदार्थ, और जैसे जैसे ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी, पीएच के मान को क्या करेंगे, कम करेंगे, यानी अम्लीयता में क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे मृदा की गहराई बढ़ेगी, शुष्क क्षेत्र को छोड़ दें, ठीक है, तो जैसे जैसे मृदा की गहराई बढ़ती है, अम्लीयता में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी है, यह प्रभावित करने वाला है जलमग्नता, ठीक है। तो सामान्यतः जलमग्नता के कारण अम्लीय मृदाओं का पीएच मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अम्लीय मृदाओं का पीएच मान बढ़ रहा है, एक तरफ ऐसा है जो पीएच मान को बढ़ा रहा है, यानी क्षारीयता को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो जैसे जैसे पीएच मान बढ़ेगा, ठीक है, क्षारीयता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो सामान्यतः जलमग्नता के कारण, जलमग्नता यानी जो पहाड़ी क्षेत्र, ढलान वाले क्षेत्र है जहाँ खेती होती है, तो जो ढलान का निचला क्षेत्र है वो क्षेत्र कैसा होता है, अधिकतर जलमग्न, क्योंकि ढलान का अधिकतर पानी वही इकट्ठा होता है। तो सामान्यतः जलमग्नता के कारण अम्लीय मृदाओं का पीएच मान क्या होता है, बढ़ जाता है, और क्षारीय मृदाओं का पीएच मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अम्लीय है या क्षारीय, पीएच मान में वृद्धि होनी है या घटनी है, किस पर निर्भर करेगा, वो मृदा की प्रकृति पर, ठीक है। तो जलमग्नता के कारण यदि लंबे समय तक जल भरा रहे तो अम्लीय मृदा तो किसमें चेंज हो जाएगी, क्षारीय मृदा में, और क्षारीय मृदा किसमें चेंज हो जाएगी, अम्लीय मृदा में, ठीक है। जल में जो लवण के आयन उपस्थित है वो एक दूसरे से क्रिया करके, ठीक है, मृदा के अनुसार ही पीएच मान में कमी या वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक क्या है, देखो नाइट्रोजन उर्वरक, जितने भी नाइट्रोजन उर्वरक की बात करें, देखो अमोनियम आयन, तो नाइट्रोजन को पेड़ पौधे सीधे ग्रहण नहीं कर पाते, ठीक है। तो नाइट्रोजन के जितने भी उर्वरक हैं, चाहे नाइट्रोजन उर्वरक है, अमोनियम उर्वरक है, ठीक है, वहाँ किसके रूप में ग्रहण करते हैं, वो NH4+ के रूप में, अमोनियम आयन के रूप में। और NH4+ आयन किसमें टूटता है, NH3 और H+, यानी ये H+ आयन मुक्त करेगा और H+ आयन मुक्त करेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन उर्वरक के द्वारा पीएच मान में क्या हो जाएगी, कमी, यानी अम्लीयता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। पढ़ते नाइट्रोजन चक्रीय भी देखते हैं, तो नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या होगा, स्थिरीकरण होगा, ठीक है, यानी नाइट्रोजन गैस के क्या बनेंगे, पहले नाइट्रोजन के यौगिक, ठीक है। फिर उन यौगिकों को कौन ग्रहण कर सकते हैं, पेड़ पौधे, नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं करेंगे। तो नाइट्रोजन में इसका निर्माण होगा अमोनियम आयन का, अमोनियम आयन किसमें टूटेगा, NH3 और H+। इस H+ के कारण मृदा की अम्लीयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो नाइट्रोजन उर्वरकों का कम उपयोग करते हैं तो मृदा की अम्लीयता में भी कम वृद्धि होती है, और ये अधिक उपयोग करते हैं तो अम्लीयता भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ये 8 कारक किसके थे, मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखो मृदा पीएच का महत्व, यानी पीएच मान में कमी हो या अधिक हो, ठीक है, उससे फसलों के उर्वरक क्षमता पे, उत्पादन क्षमता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मृदा का पीएच मान कम है या अधिक है, तो मृदा में जो पोषक तत्व उपस्थित हैं उनको पेड़ पौधे अधिक ग्रहण करेंगे या कम ग्रहण करेंगे, उनकी उत्पादन क्षमता घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है, देखेंगे भी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।